स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री डीएड बीएड 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे और ये जीके होगा आपके शैक्षिक बोर्ड व शिक्षण अधिगम विद्यालय से, क्योंकि जो प्रश्न आज कराएंगे वो सीडीपी से होगा। और पिछले वर्ष 2025 में भी और उससे पहले 2024 में भी सीडीपी से प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि से प्रश्न आया था, सीखना से संबंधित प्रश्न आया था। और ये जो प्रश्न है ये दोनों ही में पूछा जा सकता है, शैक्षिक बोर्ड में और शिक्षण अधिगम विद्यालय में। तो ज़रूर अंत तक देखिएगा। हम 50 प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके आगामी एग्ज़ाम में भी काम आएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करते जाइएगा। पहला प्रश्न है, गर्भावस्था की अवधि क्या होती है? गर्भावस्था की अवधि क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष, गर्भधारण से जन्म तक, 2 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक। तो देखिए गर्भावस्था की अवधि ये जो है होता है आपका गर्भधारण से जन्म तक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गर्भधारण से जन्म तक इसकी अवस्था होती है, ये गर्भावस्था की अवधि मानी जाती है, गर्भधारण से जन्म तक की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर महीने में पूछे तो आपको पता है 9 महीना। आप कमेंट में इसका बताइएगा, सप्ताह में कितने दिन होंगे, मतलब 9 महीने में कितने सप्ताह होंगे, और दिन भी बताइएगा कमेंट में, कभी कभी पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है, गर्भावस्था में विकास का सबसे पहला चरण कौन सा है? बताइए। भ्रूण बनता है, युग्मनज बनता है, शिशु बनता है कि बालक बनता है? गर्भावस्था में विकास का सबसे पहला चरण, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी युग्मनज। जायगोट का निर्माण होता है, ये गर्भावस्था में विकास का सबसे पहला चरण है। तीसरा प्रश्न है, शैशव अवस्था की अवधि क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 12 से 18 वर्ष? शैशव अवस्था की अवधि, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जन्म से, अर्थात 0 से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष शैशव अवस्था की अवधि होती है। शैशव अवस्था में को किसकी नींव की अवस्था माना जाता है? अर्थात शैशवावस्था को किसकी नींव माना जाता है? सामाजिक विकास की, व्यक्तित्व विकास की, आर्थिक विकास की, राजनीतिक विकास की? तो देखिए शैशवावस्था में न तो सामाजिक विकास होता है, न ही आर्थिक विकास, नहीं राजनीतिक विकास, व्यक्तित्व विकास होता है इसमें। तो ये ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था जो है व्यक्तित्व विकास की नींव मानी जाती है। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। संघर्ष की अवस्था, सीखने की आदर्श अवस्था, वृद्धावस्था, तनाव की अवस्था? तो देखिए दोस्तों, संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था को बोला जाता है और तनाव की अवस्था भी किशोरावस्था को बोला जाता है, लेकिन बाल्यावस्था को कहा जाता है सीखने की आदर्श अवस्था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था सीखने की आदर्श अवस्था है, 6 से इसमें ये हो जाएगा आप 2 से 12 वर्ष, ये बाल्यावस्था में आता है। आपको कहीं कहीं पर जो है 6 से 12 वर्ष देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको 2 से 12 वर्ष, ये जो है बाल्यावस्था कहलाता है। छठवां प्रश्न है, किशोर अवस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था किसने कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फ्रायड ने कहा है, स्टैनली हॉल ने, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने? तो देखिए किशोर अवस्था को संघर्ष एवं तनाव की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर स्टैनली हॉल दिया है, स्टैनली हॉल भी लिखा होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न है, किशोर अवस्था में प्रमुख परिवर्तन होता है, बताइए क्या होता है इसमें? शारीरिक एवं लैंगिक विकास, केवल भाषा विकास, केवल स्मृति, केवल नैतिक? जहाँ केवल आ गया ये तो नहीं रहेगा, आपका होता है शारीरिक एवं लैंगिक विकास। किशोर अवस्था में शारीरिक होता है विकास और लैंगिक विकास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है? बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है? टर्मेन, बीने, स्पीयरमैन, गॉर्डनर?
तो देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है टर्मन ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1916 में जो है बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, लेकिन इससे पहले अगर बुद्धि लब्धि के सबसे पहले जो सूत्र दिए थे वो थे स्टर्न, इसे भी याद रखिएगा। लेकिन ऑप्शन में स्टर्न नहीं है तो टर्मन राइट आंसर। अगर स्टर्न रहे तो स्टर्न को लगाना, अगर उपयुक्त दोनों दिया हो तो उपयुक्त दोनों लगाना। लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शन दिया हो टर्मन भी स्टर्न भी तो आप स्टर्न को लगाना। आईक्यू का सही सूत्र क्या है बताइए, आईक्यू का सही सूत्र। तो देखिए मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई ऑफ 100, ये जो है आईक्यू का सूत्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है, प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया है? अल्फ्रेड बिने ने, टर्मेन ने, फ्रायर ने, पियाजे ने। प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में अल्फ्रेड बिने ने किया था निर्माण प्रथम बुद्धि परीक्षण का। स्पीयरमैन का सिद्धांत क्या है बताइए, एक कारक है, द्विकारक है, बहुकारक है या त्रिकारक है? स्पीयरमैन का सिद्धांत, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विकारक। स्पीयरमैन का सिद्धांत क्या है, द्विकारक सिद्धांत है। इन्होंने जो है सामान्य जो है बताया था, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, सामान्य को जी और विशिष्ट को एस कहा जाता है, तो इसे द्विकारक बुद्धि जो है इन्होंने दिया था, द्विकारक बुद्धि सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, एक कारक, द्विकारक, बहुकारक या त्रिकोणीय सिद्धांत? थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया है, थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हार्वर्ड गार्डनर, बिने, पियाजे, फ्रायर। तो देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बुद्धि के जो है कुल 9 प्रकार बताए हैं, 9 प्रकार, इसे याद रखिएगा। इतना ही पूछा जाएगा, नाम नहीं पूछा जाएगा, 9 प्रकार। लेकिन एनसीईआरटी में जो है 8 प्रकार का ही जिक्र किया गया है। अब ऑप्शन में अगर 8 भी दिया है, 9 भी दिया है तो 9 को लगा सकते हैं, लेकिन 9 नहीं है तो 8 लगा दीजिएगा। निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण है? तो देखिए स्टैनफोर्ड बिने, ये जो है बुद्धि परीक्षण है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। स्टैनफोर्ड बिने ये भी एक बुद्धि परीक्षण है। अधिगम अर्थात लर्निंग क्या है, सीखना क्या है बताइए? केवल पढ़ना, केवल याद करना, केवल लिखना या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है, अर्थात सीखना है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह कथन किसने कहा था? गेट्स ने, फ्रायर ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने। तो देखिए सीखना व्यवहार में सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह कथन गेट्स ने कहा था। और वहीं स्किनर ने कहा था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर ने कहा था सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गेट्स ने कहा है सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, इसे याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न, अधिगम की कौन सी विशेषता सही है? तो याद रखिएगा जो सीखना होता है हम जीवन पर्यंत सीखते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सीखना जो है कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बैंकिंग मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है? पाउलो फ्रेरे, स्किनर, पियाजे, फ्रायर। बैंकिंग मॉडल का प्रतिपादन, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाउलो फ्रेरे ने किया है इसका प्रतिपादन बैंकिंग मॉडल का। बैंकिंग मॉडल में विद्यार्थी को माना जाता है, बताइए क्या माना जाता है बैंकिंग मॉडल में? तो निष्क्रिय ग्रहणकर्ता,
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग मॉडल में विद्यार्थी जो है निष्क्रिय ग्रहणकर्ता होता है। रचनावादी मॉडल में विद्यार्थी कैसा होता है? निष्क्रिय, सक्रिय ज्ञान निर्माता, केवल श्रोता या अनुकरण करता। तो देखिए रचनावादी बात है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म की बात है, सृजनात्मकता की बात है, मौलिकता की बात है। तो यहाँ पर सक्रिय ज्ञान निर्माता राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये रचनावादी मॉडल है। सीखने के 3 मॉडल हैं, याद रखिएगा। एक है बैंकिंग, एक है रचनावादी और एक है प्रोग्रामिंग। 21वां है प्रोग्राम्ड लर्निंग के प्रमुख प्रवर्तक थे। बताइए, बी एफ स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। प्रोग्राम्ड लर्निंग, प्रोग्रामिंग मॉडल जो है उसके प्रवर्तक, प्रोग्राम्ड लर्निंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.एफ. स्किनर इसके जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत किससे संबंधित है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक अधिगम से। तो देखिए सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत ये जो है संबंधित है आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से, अर्थात मनोविश्लेषण से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने किस अवधारणा पर बल दिया है? बहुबुद्धि। तो देखिए बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर का है, अंतर्दृष्टि कोहलर का है, शास्त्रीय अनुबंधन पावलाव का है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र जेपीडी ये वाइगोत्स्की का है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? याद रखिएगा नैतिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम जीन पियाजे ने दिया था, लेकिन उसके बाद अगर कोई है तो अगर ऑप्शन में नैतिक विकास पूछा जाए तो आपको लगाना है कोहलबर्ग। 24 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग। लेकिन ये पूछा जाए प्रश्न में कि नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, या उसमें कार्य करने की जो है कोशिश की थी नैतिक विकास से संबंधित, तो थे जीन पियाजे। जीन पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई है। 4 अवस्था ये पूछा जाता है। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है? तो 4 अवस्था। फ्रायड के व्यक्तित्व सिद्धांत में इद्म बोला जाता है। सिगमंड फ्रायड के जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसमें 3 जो स्तर बताया गया है या 3 चरण। तो इसमें इद्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए इतना आपको पता होना चाहिए, बस सिंपल सा आप इसे जान लीजिए। ये इतना ही पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, इसमें इंट्रेंस एग्जाम में, कि जो इद्म है ये सुख का सिद्धांत है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सुख सिद्धांत। दूसरा इसका चरण है ईगो। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ईगो तो यथार्थ सिद्धांत पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ईगो जो है यथार्थ सिद्धांत पर काम करता है। फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा नैतिकता एवं आदर्श से। ऑप्शन ए। अर्थात कहने का तात्पर्य है इसमें जो है बच्चा इद्म में जो भी उसे पसंद आता है, जिसमें उसे सुख का अनुभव होता है, वो कार्य करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ईगो में क्या करता है? जो देखता है यथार्थ से संबंधित वो कार्य करता है, और सुपर ईगो में वो नैतिकता एवं आदर्श से संबंधित कार्य करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः किसके कारण होता है? वाइगोत्स्की के अनुसार हमें बताना है। तो याद रखिएगा वाइगोत्स्की ने समाज को महत्वपूर्ण माना है, तो सामाजिक अंतःक्रिया राइट आंसर होगा। 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण माना है, समाज को, भाषा को और संस्कृति को। तो तीनों को याद रखिएगा। जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो जेडपीडी का पूर्ण रूप हो जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी।
वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित सहायक अधिगम को क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित सहायक अधिगम को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी, स्कैफ फोल्डिंग, अर्थात सहायता देना। इसको ही मचान भी बोला जाता है और पाड़ भी बोला जाता है। सहायता देना, मचान, पाड़, अर्थात अंग्रेजी में स्कैफ फोल्डिंग। कहने का मतलब है, अगर कोई साइकिल चलाना सीख रहा है, एक उदाहरण के तौर पर बच्चा, तो आप थोड़ी सी सहायता देंगे, जैसे साइकिल को पकड़ देंगे, लेकिन जब चलाना स्टार्ट करेंगे तो आप छोड़ देंगे, तो ये स्कैफ फोल्डिंग में आता है। इसी प्रकार एक टीचर को जो है एक सहायक मार्गदर्शक होना चाहिए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था, सही उत्तर हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष। 33वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये दूसरा अवस्था है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था। 7 से 11 वर्ष की अवस्था, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगा, तीसरी अवस्था। और वहीं 11 वर्ष के बाद, 35वां जो प्रश्न है, 11 वर्ष के बाद की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये चौथी अवस्था है। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइएगा। तो देखिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसके 3 स्तर हैं। स्तर की संख्या 3 है। कौन कौन सा? तो पहला है पूर्व परंपरागत, फिर आएगा बीच में आपका परंपरागत, फिर तीसरा उत्तर परंपरागत, अर्थात बाद का परंपरागत। ये 3 स्तर हैं, 3 स्तर। चरण जो है, चरण को याद रखिएगा, बस इतना कि चरण कितने होते हैं। तो 3 स्तर हैं आपका, लेवल, 3 लेवल और 6 स्टेज, मतलब अवस्था या चरण। 6 चरण हैं नैतिक विकास की अवस्था में कोहलबर्ग के, इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर? ऑप्शन बी 3 हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार विकास की कुल कितनी अवस्थाएं? तो 6 अवस्थाएं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 39वां प्रश्न है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक। स्पीयरमैन के सिद्धांत में जी का अर्थ क्या है? तो हमने पहले बताया, सामान्य बुद्धि। स्पीयरमैन के सिद्धांत में एज का अर्थ क्या है? तो एज का अर्थ हो जाएगा विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट बुद्धि। मानसिक आयु की अवधारणा किससे संबंधित है? मेंटल एज। तो मेंटल एज ये संबंधित है बुद्धि लब्धि से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु वास्तविक आयु समान हो तो उसका IQ क्या होगा? 80, 90, 100 या 120? तो देखिए, अगर मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों ही समान हैं तो बुद्धि लब्धि जो होगा वो होगा 100, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रचनावादी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो मार्गदर्शक एवं सहायक की होती है रचनावादी शिक्षण में भूमिका एक शिक्षक की। अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग मॉडल में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो बैंकिंग मॉडल में शिक्षक की भूमिका होती है ज्ञान जमा कराने वाले की, और विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता होते हैं, बस वो ज्ञान को निष्क्रिय रूप से सुनते रहते हैं। और बैंकिंग मॉडल में शिक्षक ज्ञान जमा कराने वाली की इसकी भूमिका होती है। प्रोग्राम्ड लर्निंग का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार है पुनर्बलन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शेषवा अवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता बताइए, 48वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो याद रखिएगा दोस्तों, 0 से 2 वर्ष में जो बच्चे होते हैं उनकी शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तीव्र शारीरिक विकास पाया जाता है। किशोर अवस्था में प्रमुख समस्या क्या होती है या इसकी प्रमुख विशेषता और गुण क्या होता है? तो देखिए,
पहचान का विकास, आइडेंटिटी का विकास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था का अगर हम गुण की बात करें तो इसमें बच्चे नेतृत्व करने के लिए जो है सक्षम होते हैं या नेतृत्व करना चाहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये थे 50 प्रश्न जो कि था CDP से, और इम्पॉर्टेंट है ये आपको जानना। यहाँ से प्रश्न बनता है आपके शैक्षिक बोर्ड में भी और शिक्षण अधिगम विद्यालय में भी। बाकी जितना वीडियो हमने अभी अपलोड किया है इसके बाद जो भी, तो आप जो है आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है, वीडियो में जाना है, लाइन से आपको पढ़ते जाना है, क्योंकि हम जो भी वीडियो अभी अपलोड कर रहे हैं वो पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप पढ़ते रहिएगा खुद से, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इम्पॉर्टेंट है, और आप बार बार उस चीज़ को देखते रहेंगे। हम कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको बार बार रिपीट करा रहे हैं ताकि आप उसे समझ लें, याद कर लें, पकड़ लें, ताकि एग्ज़ाम में बन पाए। देखिए परीक्षा हम बता देते हैं, जैसे प्रश्न मतलब आपने कमेंट में पूछा था, तो याद रखिएगा इसमें जो है माइनस मार्किंग नहीं रहता है। आपको जो ठीक लगे उसको आंसर ज़रूर लगाइएगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। बहुत ही कंपटीशन इस बार जो है बढ़ गया है। टारगेट रखिएगा कि आप 100 में 85 नंबर लेकर ही आएँ। बनाना आपको पूरा है, लेकिन सही आप बहुत ज़्यादा आपको करने की जो है इसमें कोशिश करना है। खुद से पढ़ते रहिए। अन्य वीडियो का भी आप सहारा ले सकते हैं, बुक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हमने जो वीडियो अपलोड किया है वो भी आप देखते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।